नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा आपका स्वागत करती हूं और आज हम MCQs के अंतर्गत छठी क्लास लेकर आए हैं और आज हम इसमें जो है एक नया टॉपिक लेके आए हैं। बाल विकास का हमने पूरा एक बार कंप्लीट कर लिया है। कंप्लीट करने का मतलब है जितना हो सकता है उतना हमने आपको क्वेश्चंस दे दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आपका जो वंशानुक्रम और वातावरण का जो एक टॉपिक है उससे संबंधित आज हम क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, माता पिता और पूर्वजों द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है ना। माता पिता और पूर्वजों द्वारा अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है। तो आपके ऑप्शन में लिखे हुए हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आपका वंशक्रम, ऑप्शन बी में है वातावरण, ऑप्शन सी में है अनुकूलन और ऑप्शन डी में है अनुरूपण, है ना। तो यहाँ पर हमको जो है अर्जित गुणों और विशेषताओं को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए जो है आपका यानी कि वंशक्रम जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम में अध्ययन का प्रारंभ किसने किया, है ना। वंशानुक्रम का अध्ययन का प्रारंभ विज्ञान के क्षेत्र में किसने किया है सबसे पहले, उसका अगर हम देखते हैं। पहले देखिए ऑप्शन ए है आपका डार्विन, ऑप्शन बी में है फ्रायड, ऑप्शन सी में है अरस्तु और ऑप्शन डी में है प्लेटो, है ना। तो इनमें से जो है विज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम का प्रारंभ किसने किया है, अध्ययन पर किसने किया है, डार्विन के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। विज्ञान के क्षेत्र में तो हमने क्या कहा है, डार्विन ने किया है। और जो आपका मनोविज्ञान है ना, यानी मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन किसने प्रारंभ किया है, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है। तो ए में है डार्विन, बी में है गाल्टन, सी में है अरस्तु और डी में है प्लेटो, है ना। तो डार्विन तो हो गया विज्ञान के क्षेत्र में, तो डार्विन तो यहाँ पर होगा नहीं। अरस्तु और प्लेटो भी दार्शनिक है ना, भले ही मनोवैज्ञानिक है लेकिन वह पूर्ण रूप से दार्शनिक माने जाते हैं। तो आपका ऑप्शन होगा बी, गाल्टन के द्वारा जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में वंशानुक्रम से संबंधित अध्ययन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति में जीवन प्रारंभ के समय उपस्थित होते हैं, जन्म के समय नहीं, है ना। क्या कह रहे हैं, वंशानुक्रम में वे सभी कारक जो व्यक्ति के जीवन के प्रारंभ के समय उपस्थित होते हैं लेकिन जन्म से नहीं, है ना। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तब क्या होता है, उसका जो वह कारक है जो नहीं होते हैं, लेकिन वह जब जीवन अपना प्रारंभ करता है तब से चालू हो जाते हैं, है ना। तो इसके ऑप्शंस में देखिए, ऑप्शन ए है आपका पीटरसन, ऑप्शन सी है वुडवर्थ, ऑप्शन डी है डिक और डगलस, डी में है डगलस, है ना। देखिए क्या कह रहा है, वंशानुक्रम में वे सभी कारक आ जाते हैं जो व्यक्ति के जीवन आरंभ के समय उपस्थित होते हैं लेकिन जन्म के समय नहीं। यानी कि यह जो कथन है वह किसने कहा है, ये पूछा है ना। तो ऑप्शन हमने देख लिए हैं, पीटरसन है, वुडसन है, डिक है और डगलस है ना। तो तीनों चारों में से जो आपका आंसर होगा वो है वुडवर्थ। यानी कि वुडवर्थ कहते हैं कि वंशानुक्रम में वे सभी कारक आते हैं जो व्यक्ति के जीवन के समय उपस्थित होते हैं लेकिन जन्म के समय नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 5 क्या कहता है, माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना वंशक्रम है। माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना वंशक्रम है। यानी कि जो ये वंशक्रम की परिभाषा है वह किसने दी है ना, किसने दी है। ऑप्शन ए में देखते हैं पीटरसन, ऑप्शन बी में है जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी में है टाइलर और ऑप्शन डी में है नेयर, है ना। तो इनमें से देखिए किसने कहा है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा जेम्स ड्रेवर। यानी कि जेम्स ड्रेवर
ने क्या कहा है, वंशक्रम की क्या परिभाषा दी है कि माता पिता के शारीरिक और मानसिक विशेषताएं जो है संतानों में हस्तांतरित होती है, उसे वंशक्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, नर और मादा के सहयोग द्वारा माता के गर्भाशय में स्थित अंडकोश के संयोग से एक कोश का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं कि मादा और नर के सहयोग के द्वारा माता के गर्भाशय में स्थित अंडकोश के संयोग से एक संयुक्त कोश का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में देखिए जाइगोट, ऑप्शन बी में है यौक, ऑप्शन सी में है गुणसूत्र और ऑप्शन डी में है अंडा, है ना। तो क्या कहते हैं संयुक्त कोश को, उस संयुक्त कोश को कहेंगे जाइगोट, यानी कि आंसर आपका ए जो है वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। एक संयुक्त कोश में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। ऑप्शन ए देखिए 22 जोड़े, ऑप्शन बी में देखिए 26 जोड़े, ऑप्शन सी में देखिए 23 जोड़े और ऑप्शन डी में है आपके 28 जोड़े, है ना। तो एक संयुक्त कोश के अंतर्गत कितने होते हैं, आपके 23 जोड़े होते हैं। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुरुषों में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, उसको ही सम्मिलित किया गया है। आपको ध्यान से देखना है पुरुषों में कौन से क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन ए में है XX, ऑप्शन बी में है SFX, ऑप्शन सी में है XY और ऑप्शन डी में है YY, है ना। तो अब इसमें जो है आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब स्त्री पुरुष के XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो जन्म होता है, यानी कि जब X और Y क्रोमोसोम्स आपस में मिलते हैं तो किसका जन्म होता है। ए में, ऑप्शन ए में देखिए लड़का, ऑप्शन बी में लड़की, ऑप्शन सी में दोनों और ऑप्शन डी में है कोई नहीं। यानी कि जब X और Y गुणसूत्र का जो है मिलान होगा तब आपका क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि लड़के का जन्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, वर्ण संकर होने पर भी, है ना, प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। यह मेंडल के किस नियम में प्रतिपादित किया है ना। यह मेंडल ने जो है, मेंडल ने नियम बताए हैं, है ना, वंशानुक्रम के नियम बताए हैं और उसके अकॉर्डिंग यह जो है ना, क्या पूछ रहा है कि वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को नहीं बनाए रखने का प्रयास करती हैं। वह कौन से नियम के अंतर्गत है। तो ऑप्शन ए में देखिए प्रधानता का नियम, ऑप्शन बी में देखिए पृथकता का नियम, ऑप्शन सी में है समानता का नियम और ऑप्शन डी में है विभिन्नता का नियम, है ना। तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, यानी पृथकता का जो नियम है ना, पृथकता के नियम के अंतर्गत क्या करेगी, वर्ण संकर होने पर भी प्रजातियां अपने विशुद्ध गुणों को जो है बनाए रखने का प्रयास करेगी, प्रयत्न करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th देखिए, माता पिता या पूर्वजों के जैसा बच्चे का होना आवश्यक नहीं है ना, नहीं है, अपितु उनका कई बातों में अलग होना स्वाभाविक है। यानी कि पूर्वजों के जैसा बच्चे का होना आवश्यक नहीं है, लेकिन कई बातों में अलग होना भी स्वाभाविक हो सकता है। यह नियम कौन सा है। ऑप्शन ए में देखिए समानता का नियम, ऑप्शन बी में है विभिन्नता का नियम, ऑप्शन डी में है प्रत्यागम का नियम और ऑप्शन डी में है
आपका उपयुक्त सभी, है ना। तो आपका जो आंसर होगा इसमें, आंसर होगा प्रत्यागमन का नियम। हमने जो वंशानुक्रम के नियमों के बारे में पढ़ा है उसी के अंतर्गत यह बातें आती हैं, यानी कि प्रत्यागम के नियम के अंतर्गत, है ना, आवश्यक है क्या है, स्वाभाविक होगा कि बालक जो है अपने पूर्वजों के जैसा होना आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ बातों में, कई बातों में उनसे अलग होना उसका स्वाभाविक हो सकता है। क्वेश्चन 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा वातावरण का भेद है ना, वातावरण का भेद है, यानी वातावरण को वर्गीकृत किया गया है तो कौन सा होगा। देखिए मानसिक वातावरण, यहाँ पर सिक है ना, मानसिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण या उपरोक्त सभी, है ना। कौन सा वातावरण का भेद है, यानी कि वातावरण के जो प्रकार हैं वह कितने बताए गए हैं, तो कौन सा है, तो आपका आंसर होगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी। वातावरण के एक प्रकार में या उसके वर्गीकरण में मानसिक वातावरण होता है, सामाजिक होता है, भौतिक होता है, ये सारे वातावरण के प्रकार माने जाते हैं। देखो अच्छा है क्वेश्चन आया हुआ है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में देखिए वुडवर्थ, ऑप्शन बी में है रॉस, ऑप्शन ए में है एनस्टी और ऑप्शन सी में है एनस्टी और डी में है आपका बोरिंग, है ना। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी रॉस के द्वारा कहा गया है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण उपयोगी है, वातावरण का उपयोग क्या है, देखिए किस प्रकार उपयोगी है। ऑप्शन ए में देखते हैं बालक के व्यवहार समझने में, ऑप्शन बी में है व्यक्तित्व के विकास में, ऑप्शन सी में है मानसिक गुणों के विकास में और ऑप्शन डी है आपका उपयुक्त सभी। वातावरण किसमें उपयोगी है ना, तो आपका सीधा सा आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। बालक के व्यवहार को समझने में भी वातावरण का उपयोग होता है, उसके व्यक्तित्व के विकास में भी और मानसिक गुणों के विकास में भी वातावरण जो है उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार आया हुआ है, सीटेट में 2-3 बार आ चुका है। आनुवंशिकता को डैश लगाया हुआ है, सामाजिक संरचना माना जाता है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखना है क्या आएगा। ऑप्शन ए में है गौण, ऑप्शन बी में है स्थिर, ऑप्शन सी में है गत्यात्मक और ऑप्शन डी में है प्राथमिक, है ना। तो इसका जो आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी, है ना, यानी आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। अब देखते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है, इंपॉर्टेंट है यह भी क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है वातावरण प्रभावित करता है, ऑप्शन बी में है आनुवंशिकता प्रभावित करती है, ऑप्शन सी में है हार्मोन प्रभावित करते हैं और ऑप्शन डी में है आपका समाज प्रभावित करता है। यानी कि जो हमारा आंखों का कलर है ना, क्योंकि वह शिशुअवस्था में जब बालक जन्म लेता है तब उसकी आंखों का रंग अलग होता है और धीरे धीरे जो है उसकी आंखों का रंग जो है कि स्थिर रूप में, स्थिर रंग के रूप में आने लगता है और उसकी आंखों का रंग उस समय बाद में चेंज हो जाता है ना। तो उसमें जो है आपका आंसर होगा आनुवंशिकता का कारक उसको प्रभावित करता है। आंखों का कलर हमारी आनुवंशिकता से पर भी निर्भर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वातावरण में वे सभी बाध्य तत्व आ जाते हैं, बाध्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित किया। वे सारे बाध्य तत्व आ जाते हैं, है ना, वातावरण के अंतर्गत जो व्यक्ति जब अपना जीवन प्रारंभ करता है उस समय उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए वुडवर्थ, ऑप्शन बी रॉस, ऑप्शन सी एनस्टी और ऑप्शन डी में है बोरिंग, है ना। तो आपका आंसर होगा ए। बहुत ही फेमस परिभाषा है ना। वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं, बाध्य नहीं होगा यहाँ पर, सॉरी, बाह्य तत्व होगा। बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्हें व्यक्ति के जीवन प्रारंभ करने के समय जो हमें उसे प्रभावित करते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ गए हैं। क्या कहता है 18वां? आनुवंशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? यानी कि आनुवंशिकता से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए में देखिए शुक्राणु तथा अंडाणु, ऑप्शन बी में है गुणसूत्र तथा जीन्स, और ऑप्शन डी में है सूत्र विभाजन एवं अर्धसूत्रण, और ऑप्शन डी में है DNA तथा ANA। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है AN में। इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका बी। आनुवंशिकता जो है, आनुवंशिकता का तात्पर्य हमारे गुणसूत्र और जीन्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। यानी अब अधिगम को कौन से जो कारक है वह प्रभावित करते हैं? ऑप्शन ए में है वातावरण, ऑप्शन बी में है वंशानुक्रम, ऑप्शन सी में है ए और बी, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए और बी, दोनों ही सही होंगे। यानी वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है और वंशानुक्रम भी आपके अधिगम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वंशानुक्रम का नियम नहीं है ना? वंशानुक्रम का नियम नहीं है। ऑप्शन ए में देखते हैं समानता, बी में है अभिप्रेरणा, सी में है प्रत्यागमन, और डी में है विभिन्नता, है ना? जो नियम दिए हुए हैं वंशानुक्रम के उनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वह वंशानुक्रम का नियम नहीं है, जबकि समानता का नियम, प्रत्यागमता का नियम और विभिन्नता या भिन्नता का नियम भी नियम है। अब यहाँ पर डैश है ना? यहाँ पर क्या भरना है? जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है ना? क्या? ऑप्शन ए में देखिए समानता, बी में देखिए युयुत्सा, सी में है निरंतरता, और डी में है वंशानुक्रम, है ना? तो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो होगा वह होगा डी, यानी वंशानुक्रम जन्मजात वैयक्तिक गुणों का योगफल है या गुणनफल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत है ना इजी क्वेश्चन है सारे के सारे, है ना? सामान्य महिला, यहाँ पर महिला होगा। ठीक है, यहाँ पर सामान्य महिला में डैश लगाया हुआ है, फिर गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, कौन से गुणसूत्र होते हैं? पहले हमने एक पुरुष वाला पढ़ा था, अब हम महिला वाला पढ़ रहे हैं। ऑप्शन ए में देखिए XX गुणसूत्र, ऑप्शन बी में है YY गुणसूत्र, ऑप्शन सी में है XXX गुणसूत्र, और ऑप्शन डी में है आपका XY गुणसूत्र, है ना? तो ये जो डी वाला जो है ये तो पुरुषों में होता है ना? अब इन तीनों में से हमें को महिलाओं में देखना है, तो इसका सही जो आंसर होगा वह होगा XX गुणसूत्र महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 23। क्या कहता है? वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन दिया गया है वो हमें देखना है। ऑप्शन ए में देखिए वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारित करता है, ऑप्शन बी में है यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, ऑप्शन सी है यह जुड़वा बालकों के जन्म में महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ऑप्शन डी में है इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन हमें पता चल गए। अब इसमें से हमको कौन सा गलत कथन देखना है ना? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि क्या है वंशानुक्रम में? इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती है। ये वंशानुक्रम में समावेशित नहीं होती है, बल्कि जो ये ऊपर लिखे हुए तीनों ही जो आपके ऑप्शन है A, B, C, तीनों ही ऑप्शन जो है वंशानुक्रम से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका 2015-14 में जो है आपका CTET में आया हुआ क्वेश्चन है, वही हमने आपको यहाँ पर दिया है। देखिए क्या है? प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपको उपयुक्त प्रतीत होता है?
ठीक है ना, कौन सा उपयुक्त है, कौन सा कथन सही है वो देखना है। ऑप्शन ए में देखिए, एक बच्चा एक खाली स्लेट के समान होता है जिसका चरित्र परिवेश के द्वारा किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ठीक है, उपयुक्त प्रतीत होता है आपको वो देखना। बच्चे आनुवंशिक रूप से उस तरफ प्रवृत्त होते हैं जिस तरफ होना चाहिए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस प्रकार के परिवेश में पल बढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर बी में ये हो गया। सी में देखिए, एक बच्चे के व्यवहार निर्धारण करने में परिवेश प्रभावकों का बहुत कम महत्व होता है। यह प्राथमिक रूप से आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं, प्राथमिक रूप में आनुवंशिक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, फिर डी है ऑप्शन, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गूंथे हुए हैं और दोनों विकास को प्रभावित करते हैं। है ना, आपको पता चल गया इसमें क्या है ना। देखिए ये ए ऑप्शन, बी और सी, है ना, इन तीनों में तो एक बात सही है तो एक गलत है, एक बात सही है तो एक गलत है ना, तो इसका मतलब ये तीन तो नहीं है। लेकिन आपका डी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल राइट है। क्या कहता है, वंशानुक्रम तथा परिवेश अभिन्न रूप से एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों ही विकास को प्रभावित करते हैं। एक इसमें देख ले हैं, प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद के संदर्भ में सबसे उपयुक्त कथन हमने चुना है और ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, नेक्स्ट इसी से संबंधित है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, इसी को एज इट इज डाला हुआ है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है ना। प्रकृति पोषण जो विवाद है उसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं प्रकृति से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए है जैविकीय विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। ऑप्शन बी है एक व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति। ऑप्शन सी में है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल प्रक्रियाएं। और ऑप्शन डी है हमारे आसपास का वातावरण। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी जैविकीय विशिष्टताएं और वंशानुक्रम की सूचनाएं हैं, उसका वो किसके अंतर्गत आएगा, प्रकृति के अंतर्गत आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने और हम पढ़ रहे हैं वंशानुक्रम और वातावरण। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। ठीक है ना, खेलकूद के अंतर्गत असाधारण योग्यता प्रस्तुत करती है। इसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में यानी पूरे सप्ताह के अंत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमता निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। यानी कि बालिका की जो खेलकूद में असाधारण योग्यता है ना, वह किसके बीच की परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम है, ये देखना है आपको। तो ऑप्शन ए में देखिए वृद्धि और विकास का परिणाम है। ऑप्शन बी में है स्वास्थ्य और प्रशिक्षण का परिणाम है। ऑप्शन सी में है अनुशासन और पौष्टिकता का परिणाम है। और ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और पर्यावरण यानी कि वातावरण का परिणाम है ना। तो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि बालिका की जो असाधारण योग्यता है खेलकूद के अंतर्गत वह है ना, वह आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच के परस्पर अंतर प्रक्रिया का परिणाम होगी। ठीक है ना, आगे देखते हैं। चलिए, आज की क्लास तो हमारी हो गई है ना। तो आज हमने आपको वंशानुक्रम और वातावरण से संबंधित ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। आशा करती हूँ आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा है ना, और पढ़ेंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप जो है रेगुलर पढ़ते रहें। और अगर आपको किसी भी टॉपिक पर और क्वेश्चंस चाहिए है ना, तो आप एक बार कमेंट जरूर करें ताकि हम जो है आपको और कुछ दे सकें। और कुछ देने का मतलब है कि और क्वेश्चन आपके सामने ला सकें। ऐसा हो सकता है कि देखिए कितनी बार ऐसा होता है कि जब हम पुराने पेपर्स पढ़ते हैं या क्वेश्चनरीज करते हैं तो हमारा जो है ज्ञान बढ़ता ही है, हमें एक्चुअल में पता चल जाता है। कहीं हम अगर डाउटफुल होते हैं तो हमारे डाउट भी क्लियर हो जाते हैं है ना। तो आज की जो हमारी क्लास है ख़त्म करते हैं। कल हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।